भारत के पहले युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिन्होंने महज 40 साल की उम्र में अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश की कमान संभाली थी, जिसके नेतृत्व में कांग्रेस ने 400 पार लोकसभा सीट जीती और ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे आज के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं तोड़ पाए। हालांकि राजीव को राजनीति में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी भी फूट फूट कर रोते हुए उन्हें कह रही थी कि राजीव राजनीति से दूर रहो वरना वो तुम्हें भी मार देंगे। साथियों, गांधी परिवार अब सचमुच डर चुका था क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कुछ खालिस्तानी सरदारों ने चैलेंज देकर उनके ही बॉडीगार्ड सरदार बेअंत सिंह और सतवंत सिंह से गोलियों से छलनी करवा दिया था। लेकिन देश की सेवा में अपना कर्तव्य मानकर 1984 में राजीव ने प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली और अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जिससे देश को काफी लाभ मिले। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के 7 साल बाद वही हुआ जिसका सोनिया गांधी को डर था। 21 मई 1991 के दिन तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में सभा के दौरान एक मानव बम ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। लेकिन राजीव गांधी की हत्या की जिम्मेदारी कौन से उग्रवादी संगठन ने ली थी और कैसा था राजीव के जीवन का वो अंतिम दिन? कैसे इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद आतंकवादियों ने अपने मानव बम को राजीव गांधी तक पहुंचाया? दोस्तों, घटनास्थल पर मरने वाले में से एक नाम पत्रकार हरि बाबू का आता है, जिनकी छाती पर वो कैमरा पड़ा था जिसमें राजीव के जीवन के आखिरी पलों की कुछ तस्वीरें कैद होती हैं। इस कैमरे को सीबीआई जब्त करती है और तस्वीरें रिकवर करके मानव बम बनकर सभा में पहुंची उस महिला का पता लगाती है। हरि बाबू के कैमरे में छिपी इन्हीं तस्वीरों ने सीबीआई के सामने कई राज खोले। जानेंगे आंखों में आंसू ला देने वाली इस अनसुनी अनकही सच्ची घटना के बारे में। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1984 में प्रधानमंत्री बनने के बाद अगले 5 साल तक देश की कमान संभालते हैं, मगर साल 1989 में कांग्रेस पार्टी लोकसभा में चुनाव हार जाती है। राजीव के बाद करीब 1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वीपी सिंह और अगले साल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं चंद्रशेखर। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और मई 1991 में देश भर में एक बार फिर लोकसभा चुनाव का माहौल बनता है। उस वक्त 2 साल से सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस की अगुवाई कर रहे थे राजीव गांधी, जो एक ऐसी साजिश से अनजान थे जिनमें उनकी मौत का फरमान लिखा जा चुका था। इस साजिश की शुरुआत हुई नवंबर 1990 में जब समंदर पार श्रीलंका के जफाना के घने जंगलों में तमिल मिलिटेंट ग्रुप लिट्टे का प्रमुख प्रभाकरण अपने 4 साथियों के साथ मंथन में जुटा था। 4 साथियों से पूरा प्लान डिस्कस करने के बाद प्रभाकरण ने राजीव गांधी की हत्या के प्लान पर मुहर लगा दी और अपने अहम जासूस शिवरासन को पूरे प्लान को एक्शन में लाने का जिम्मा सौंप दिया। प्लान के मुताबिक शिवरासन को तमिलनाडु में लिट्टे का समर्थन करने वाले कुछ लोकल लोगों को राजीव गांधी के खिलाफ भड़काना था, जिससे वो इस खतरनाक वारदात को अंजाम दे सकें। इसलिए उसने चेन्नई आकर धानु, सुभा, नलिनी और आरिवू और मुरुगन को अपनी टीम में लिया, जो राजीव गांधी की हत्या के प्लान को अंजाम देने वाले थे। वही लिट्टे से जुड़े बाकी आतंकवादी इन्हें बम और बाकी जरूरी चीजें सप्लाई करने वाले थे। लेकिन परिंदा भी पर ना मार सके। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद आखिर इन आतंकवादियों ने अपनी मानव बम को राजीव गांधी तक पहुंचाया कैसे, जिसने अपने साथ राजीव गांधी की भी जान ले ली? जानने के लिए हमें भारतीय राजनीति के उस काले दिन को करीब से देखना होगा। मई 1991 में लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम दौर का चुनाव प्रचार चल रहा था। कांग्रेस प्रेसिडेंट राजीव गांधी के चुनाव प्रचार के लिए पार्टी ने दिल्ली फ्लाइंग क्लब के किंग एयरक्राफ्ट किराए पर लिए थे। इनके राज्यों के छोटे बड़े शहरों और कस्बों में चुनाव प्रचार करने के बाद 20 मई के दिन राजीव एक बार फिर दिल्ली से दक्षिण भारत की तरफ रवाना होते हैं। अगले 2 दिनों में उन्हें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य का दौरा करना था और 22 मई के दिन वापस दिल्ली लौटना था। 20 मई दिन राजीव उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में रैली और सभा का हिस्सा बने। 21 मई के दिन वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पहुंचते हैं, जहां उन्हें शाम को चेन्नई के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। हालांकि प्रचार करते हुए राजीव काफी थक चुके थे, लेकिन सब कुछ टाइम टेबल के हिसाब से चल रहा था। उसी शाम राजीव विशाखापट्टनम के एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और फ्लाइट में बैठ जाते हैं। लेकिन उड़ान भरने की प्रक्रिया के दौरान पायलट कैप्टन चंदोक ने पाया कि विमान की संचार व्यवस्था काम नहीं कर रही है।
तभी राजीव चेन्नई जाने का विचार कैंसिल कर गेस्ट हाउस जाने के लिए रवाना हो गए ताकि वो उस रात विशाखापट्टनम में ही विश्राम कर सकें। लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता, नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए महज चंद मिनटों में ही हवाई जहाज को जांच कर रहे इंजीनियर्स ने पता लगा लिया कि दिक्कत एक स्विच में थी, जिसे तुरंत बदल दिया गया और पायलट ने यह खबर राजीव गांधी तक पहुंचा दी। जो सुनकर राजीव एक बार फिर एयरपोर्ट पहुंच गए, क्योंकि मद्रास में कांग्रेस उम्मीदवार मंगत राम चंद्रशेखर ने राजीव के लिए स्पेशल रैली और सभा का प्रबंध किया था। तो राजीव ने सोचा कि अगर समय से प्लेन ठीक हो गया तो चलो प्रचार कर लेते हैं। इसलिए राजीव एयरपोर्ट पर वापस आते हैं और शाम 6:30 बजे उनका विमान विशाखापट्टनम से मद्रास के लिए उड़ान भरता है। राजीव खुद विमान चला रहे थे। हवाई जहाज ने ठीक 8:20 पर लैंड किया, जहां उनका स्वागत 70 वर्षीय मंगत राम चंद्रशेखर ने किया, जो श्रीपेरुम्बदूर से कांग्रेस की चुनावी उम्मीदवार थी, जो चेन्नई से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजीव मंगत राम के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार होकर श्रीपेरुम्बदूर के लिए रवाना हो गए। दूसरी तरफ श्रीपेरुम्बदूर के जिस मैदान में रैली होनी थी, वहां राजीव गांधी के इंतजार में समर्थक बेकाबू हो रहे थे, क्योंकि हजारों लोग शाम के 6 बजे ही मैदान पहुंच चुके थे। राजीव गांधी के स्वागत के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। चारों तरफ राजीव गांधी और उनकी मां इंदिरा गांधी के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे। चारों तरफ ऐसा माहौल था मानो किसी मेले का आयोजन किया गया हो। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस ऐतिहासिक सभा में जल्द ही खून के ऐसे लाल धब्बे लगने वाले हैं जो कभी साफ नहीं हो पाएंगे। खैर, योजना कुछ ऐसी थी कि सभा स्थल से 100 मीटर की दूरी पर इंदिरा गांधी की एक प्रतिमा बनाई गई थी, जिसे मालार्पण करने के बाद राजीव गांधी को रेड कारपेट से चलते हुए मंच तक पहुंचना था। इस कारपेट की दोनों तरफ लकड़ियों के मजबूत बाउंड्री बनाई गई थी, जिसकी दूसरी तरफ खड़े समर्थक राजीव गांधी का अभिवादन कर सकते थे। फिर राजीव मंच की तरफ पहुंचते, जहां पार्टी के कुछ चुनिंदा कार्यकर्ता उनका अभिवादन करते और स्टेज पर खड़े होकर राजीव पार्टी का प्रचार करते। यहां गौर करने वाली बात यह है कि मंगत राम चंद्रशेखर ने अपने सहयोगी एजे डोस को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो उन लोगों की लिस्ट बनाएं जो रेड कारपेट एरियाज में राजीव गांधी का स्वागत करेंगे। राजीव गांधी भले ही उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन वो कई संगठनों के निशाने पर थे। इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी था कि जो भी रेड कारपेट एरिया में खड़ा हो, सुरक्षा को लेकर उनकी पूरी जांच की जाए, जिसके लिए एक स्थानीय सब इंस्पेक्टर को तैनात किया गया था, जिनके साथ 2 अन्य पुलिसकर्मी भी हाथ में मेटल डिटेक्टर लिए वहां मौजूद थे। श्रीपेरुम्बदूर के इस मैदान में चारों तरफ कुल 300 पुलिसकर्मी कभी ना भेज सकने वाला घेरा बनाए खड़े थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक मानव बम पहले से ही सभा मैदान में पहुंच चुकी है। खैर, रेड कारपेट एरिया में महिलाओं की तलाशी के लिए महिला पुलिसकर्मी अनसुईया डेजी भी मौजूद थी। इस बीच एजे डोस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता लिस्ट में अपना नाम शामिल करने के लिए दबाव डालने लगते हैं, जिनमें से एक लता कानन भी थी, जिन्होंने कुछ महीने पहले ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और वो चाहती थी कि उनकी बेटी कोकिला एक हिंदी कविता सुनाकर राजीव गांधी का अभिवादन करे। इसलिए रात के करीब 9 बजे एजे डोस ने लता कानन को और कोकिला दोनों का नाम लिस्ट में जोड़ दिया। ये लिस्ट पुलिस को सौंप दी गई। इस लिस्ट में करीब 24 लोग थे, जिनमें से कोकिला और लता को छोड़कर बस बचे हुए 22 पुरुष कार्यकर्ता थे। लेकिन कार्यक्रम के वक्त खींची गई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ी कोकिला के पास एक 30 वर्षीय लड़की भी खड़ी थी, जिसने हरी और नारंगी रंग की सलवार कमीज पहनी हुई थी और उसके हाथों में चंदन की लकड़ी से बनी हुई माला थी। इस लड़की पर किसी का ध्यान नहीं जाता। शायद आसपास के लोगों को यह प्रतीत हुआ कि ये लड़की लता और कोकिला के साथ है, लेकिन असल में लता कानन इसे जानती तक नहीं थी। खैर, इस लड़की के साथ एक सफेद कुर्ता पैजामा व चश्मा पहने पुरुष भी खड़ा था, जिसके हाथ में किताब और कलम थी। खैर, जब लता और कोकिला राजीव गांधी का इंतजार कर रही थीं, तभी यह नारंगी कुर्ता और चश्मा पहने हुए ये महिला भी उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। इस वक्त वहां मौजूद हरि बाबू नाम के पत्रकार ने यह तस्वीर खींची थी, जो स्पेशली राजीव गांधी की सभा को कवर करने वहां पहुंचे थे। हैरानी वाली बात यह है कि राजीव गांधी से मिलने की चाहत में वो लोग भी रेड कारपेट में घुस जाते हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं था। तभी एजे डोस पुलिस से कहते हैं कि आप उन अतिरिक्त लोगों को बाहर निकालिए और बाकी बचे लोगों को भी ठीक से तलाशी लीजिए। इतने में करीब 10:10 पर राजीव गांधी के आगमन की खबर लग जाती है।
जो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से उतरकर सबसे पहले इंदिरा गांधी की प्रतिमा को माला पहनाते हैं और मंगत राम रेड कारपेट पर चलते हुए राजीव गांधी का अपना कार्यकर्ताओं से परिचय करवाने लगती हैं। इतने में एक कार्यकर्ता राजीव को चादर भेंट करने लगता है। मंगत राम उसे रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन राजीव को देख लोग बेकाबू से हो गए थे। सिविल ड्रेस पहने पुलिस ऑफिसर राजीव को भीड़ से अलग करने की कोशिश करते हैं, जिनके बीच राजीव धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सभी पुरुष कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद महिला कार्यकर्ताओं तक पहुंचते हैं, जहां लता कानन के साथ खड़ी उनकी बेटी कोकिला उन्हें कविता सुनाती हैं। इसी बीच नारंगी सलवार कमीज पहनी वो लड़की भी राजीव की तरफ बढ़ती है। तभी ऑफिसर अनसुईया डेजी हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन राजीव उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। अब 30 साल की ये नाटी, काली और चश्मा पहने खड़ी लड़की राजीव को चंदन की माला पहनाती है और पांव छूने के लिए नीचे झुकती है। तभी एक बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ काला धुआं फैल जाता है। आग की लपटें भी उठ रही थीं, जिससे लोगों में भगदड़ मचने लगी। मानव बम बनकर आई ये महिला राजीव को पोयम सुना रही कोकिला, राजीव की सुरक्षा टीम के अधिकारी और खुद राजीव गांधी समेत 15 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। इसके अलावा 44 अन्य लोग घायल थे, जिसमें 20 जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। वहां से मुश्किल से 10 गज की दूरी पर गल्फ न्यूज की संवाददाता नीला गोपाल बताती हैं कि मैं राजीव के सहयोगी सुमन दुबे से बात कर रही थी। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने बम फटा। मैं आमतौर पर सफेद कपड़े नहीं पहनती, पर उस दिन जल्दी जल्दी में एक सफेद साड़ी पहन ली। बम फटते ही मैंने अपनी साड़ी की तरफ देखा, वो पूरी तरह से काली हो गई थी और उस पर मांस के टुकड़े और खून के लोथड़े पड़े हुए थे। ये एक चमत्कार भी था कि मैं बच गई, जबकि मेरे आगे खड़ी सभी लोग उस धमाके में मारे गए थे। इतने में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राम मूर्ति और नेताजी के मुपनार धमाके वाली जगह की तरफ भागते हुए आते हैं। तभी मुपनार जूतों से राजीव गांधी की पहचान करते हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर जा चुके थे। मुपनार जैसे तैसे करके राजीव को सीधा करते हैं और उनके शरीर को एक चादर से ढक देते हैं। वहीं ये आग की तरह खबर दिल्ली भी पहुंच गई, जहां राजीव की मौत की खबर सुनकर सोनिया गांधी को अस्थमा का दौरा पड़ता है। उनकी बेटी प्रियंका जैसे तैसे करके अपनी मां को संभालती हैं और दोनों चेन्नई की तरफ रवाना होते हैं, जहां अस्पताल में शहीद राजीव गांधी का पार्थिव शरीर रखा गया था। वहीं ये खबर विदेश में पढ़ने गए राहुल गांधी तक भी पहुंचती है और वो जल्द से जल्द भारत की तरफ रवाना होते हैं। साथियों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंदिरा गांधी के बारे में भी यह साफ कह दिया था कि अब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जान को खतरा है और उनकी सुरक्षा बढ़ा दी थी। जीबीएस सिंधु अपनी किताब द खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी में लिखते हैं कि 7 जून की शाम मैं अपने परिवार के साथ गुरुद्वारा बांग्ला साहिब गया। जब मैंने गुरुद्वारे के लंगर वाले प्रवेश द्वार के पास प्रदर्शित हो रहे एक प्ले कार्ड यानी पोस्टर को देखा, जिस पर लिखा था कि सिख भाइयों जान लो कि भाई अमरीक सिंह और थारा सिंह को तड़पा कर मारा गया। अब इस ब्राह्मणी को मारना हर सिख का कर्तव्य बनता है। यह ब्राह्मणी इंदिरा गांधी के लिए गलत शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता था। इससे आप समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ सिख समूह कितने गुस्से में थे। इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सुझाव दिया था कि इंदिरा गांधी की सुरक्षा में लगे सिख जवानों को हटाकर अन्य धर्मों के जवानों को नियुक्त कर देना चाहिए, जिससे आपत्ति जताते हुए इंदिरा ने कहा कि क्या हम एक सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष देश हैं, जहां अगर हाँ तो ऐसे भेदभाव कैसे कर सकते हैं, जिसे इंदिरा की सबसे बड़ी गलती बताई जाती है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन उनके सुरक्षा बल में कुछ सिख सैनिक अब भी मौजूद थे जो मौत बनकर उनके साथ घूम रहे थे। इंदिरा गांधी का घर और ऑफिस दोनों एक ही परिसर में था, जिनके बीच कुछ कदम का लंबा एक रास्ता बना हुआ था। सुबह 9:15 पर इंदिरा गांधी वहां से चलते हुए अपने ऑफिस में जा रही थी। उनके साथ कुछ 3-4 लोग मौजूद थे। ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने सामने खड़े बॉडीगार्ड बेअंत सिंह को नमस्ते किया और बेअंत ने ऑफिस का दरवाजा खोला। मगर इंदिरा ऑफिस में दाखिल हो रही थी कि तभी बेअंत सिंह ने पिस्तौल निकाली, जो देख इंदिरा ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? इतने में बेअंत सिंह ने इंदिरा को गोलियों से छलनी कर दिया और उसने अपने साथी सतवंत की तरफ देखते हुए चिल्लाया, फायर। जो सुन सतवंत सिंह ने भी अपनी ऑटोमेटिक गन निकाली और पूरी मैगजीन खाली करके इंदिरा के शरीर को छलनी कर दिया।
25 सेकंड में इन दोनों ने इंदिरा गांधी पर 33 गोलियां चला दी, जिसमें से उन्हें 30 गोलियां लगीं। 5 साल से इंदिरा गांधी का बॉडीगार्ड बना रहा बेअंत सिंह, जिस पर इंदिरा गांधी काफी भरोसा करती थीं, उसी ने मौका मिलते उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन साथियों, राजीव गांधी की मौत सोनिया गांधी के लिए काफी बड़ा झटका था, क्योंकि वो राजीव को खुद से भी ज्यादा प्यार करती थीं। और जब 7 साल पहले इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तब सोनिया ने फूट फूट कर रोते हुए राजीव से कहा था कि तुम राजनीति में मत जाओ, वरना वो तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी राजीव ने सोनिया गांधी से कहा था कि मुश्किल घड़ी में देश संभालना मेरा कर्तव्य है। खैर, 22 मई की सुबह प्रियंका और सोनिया राजीव गांधी का शव लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गईं। ये वो लम्हे थे जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में खून के लाल अक्षरों से लिख दिए गए, जिनके आज जिक्र सोनिया की आंखों में आंसू और चेहरे पर उदासी ला देता है। पहले देवर संजय गांधी प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं, फिर सास इंदिरा गांधी और उनके सुरक्षा गार्ड द्वारा गोलियों से उन्हें भून दिया जाता है। अब सिर्फ 7 साल बाद पति राजीव गांधी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में आप भी राजीव गांधी का सम्मान करते हैं तो कमेंट बॉक्स में उनकी तारीफ के 2 बोल जरूर लिख दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।